अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वो चीज़ की तकरार छोड़ो, मैंने कलामी करते हुए कहा, और मुझे बताओ कि वो शेर आखिर है क्या। जवाब देने के बजाय कांस्टेबल अब्बास अख्तर ने अपनी जेब में हाथ डाला और मज़कूरा शे निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दी। वो एक चांदी की अंगूठी थी जिसके अंदर लाजोर जड़ा हुआ था। इस लाजोर का वज़न मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक 12 से 15 किरात के दरमियान होगा। वो बड़ी खूबसूरत अंगूठी थी। मैंने अंगूठी को अपने हाथ में घुमा फिराकर उसका जायज़ा लिया, फिर सवालिया नज़र से अब्बास अख्तर की तरफ देखा। वो वजाहत करते हुए बोला, मलिक साहब, जिस वक्त आप सिद्दीक के सर के अकवी हिस्से का मुआयना कर रहे थे, मुझे ये अंगूठी खेत के उस हिस्से में पड़ी मिली थी जहाँ की फसल काटी जा चुकी थी। मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि वो रास्ता जहाँ कातिल ने बेहोश सिद्दीक को घसीटा था? जी बिल्कुल वही। वो पूरे तयक्कुन से बोला। तुम्हारे घर में ये अंगूठी किसकी हो सकती है? ज़्यादा इम्कान तो इसी बात का है कि ये अंगूठी या तो कातिल के हाथ से गिरी होगी या फिर इसका मालिक कबीर अहमद है, कांस्टेबल ने जवाब दिया। वक़ुआ से एक रोज़ पहले कबीर अहमद ने खेत के इस मकाम से फसल काटी थी। हालत वाक़ियात की रोशनी में अब्बास अख्तर का तज़िया 16 आने सही था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, कातिल तो अभी तक मेरी पहुंच से दूर है। इस अंगूठी के बारे में इससे पूछताछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम कबीर अहमद को थाने ले आओ तो हम इसका इंटरव्यू बासहूलत कर सकते हैं। ठीक है मलिक साहब, मैं अभी कबीर अहमद को आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, वो जोशीले लहजे में बोला। फिर हिचकिचाहट आमेज़ अंदाज में पूछा, आप उससे नाराज़ तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। गलती इंसान ही से होती है, फरिश्तों से नहीं। तुम तसल्ली रखो, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ। शुक्रिया मलिक साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। मैंने अभी तक अब्बास को खादिम हुसैन के मामले के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो कबीर अहमद को लेने वारिस नगर जा ही रहा था तो मैंने उससे कह दिया, इधर वारिस नगर में एक मुस्टंडा खादिम हुसैन रहता है, अगर वो कहीं नज़र आ जाए तो उसे भी साथ ले आना। जो हुक्म मलिक साहब, वो पुरताज़ीम अंदाज में बोला। मैंने अब्बास अख्तर को जाने की इजाज़त दे दी। वो मुझे सलाम करके कमरे से निकल गया, लेकिन 5 मिनट के बाद वो दोबारा नमूदार हुआ और इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में बोला, मलिक साहब, आधा काम तो हो गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। जनाब, मैंने थाने की इमारत से बाहर कदम निकाला ही था कि एक बदसूरत शख्स से सामना हो गया। वो वजाहत करते हुए बोला, इस बंदे ने मुझे अपना नाम खादिम हुसैन बताया और कहा कि आपने इसे थाने आने का हुक्म दिया था, इसलिए वो आपसे मिलने आया है। मैंने इस खादिम हुसैन को बाहर बरामदे में बिठा दिया है। बस ये मतलब है मलिक साहब। मैं गहरी सांस लेकर रह गया और फिर कहा, ठीक है अब्बास, तुम खादिम हुसैन को मेरे पास भेज दो और ख़ुद वारिस नगर जाने के लिए रेडी रहो, लेकिन अभी रवाना नहीं होना। मैं समझा नहीं मलिक साहब। वो जज़्बादा नज़र से मुझे तकने लगा। मैं खादिम हुसैन से एक ख़ास किस्म की तफ्तीश करना चाहता हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। हो सकता है कि इस बंदे का इंटरव्यू करने के बाद अंगूठी वाला मसला खुद ब खुद हल हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम ज़रूर वारिस नगर रवाना हो जाना। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने राजदाराना अंदाज में इजाफ़ा किया, मेरी मालूमात के मुताबिक ये खादिम हुसैन सिद्दीक के कातिल के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। ओह, तो ये बात है, वो सोच पे डूबे हुए लहजे में बोला। ठीक है मलिक साहब, आप खादिम हुसैन की घिसाई करें, मैं हवलदार दिलावर हुसैन के पास बैठकर इंतज़ार करता हूँ। 3 मिनट के बाद खादिम हुसैन मेरे कमरे में मौजूद था। हनीफ ने इस बंदे के बारे में जो मुहावरा इस्तेमाल किया था, ये इसकी जीती जागती तफसीर था। सादा अल्फाज में खादिम हुसैन को करिहा उस सूरत कहना गलत नहीं था। मैंने बड़ी गहरी नज़र से खादिम हुसैन को घूरा और सवाल किया, क्या तुम जानते हो मैंने थाने में क्यों बुलाया है? वो बाछे खिलाते हुए मुसरत आमेज़ लहजे में बोला, अम्मा ने मुझे बताया है कि आप नासरा के बाप से मेरी शादी की बात करने वाले हैं। तो क्या तुम अयूब अली से शादी करना चाहते हो? इसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने कड़े लहजे में कहा, आप समझे नहीं सरकार,
वो गड़बड़ाए हुए अंदाज में बोला, मैं तो नासरा को पसंद करता हूँ और इससे शादी की तमन्ना रखता हूँ। मुझे पता चला है कि आप नासरा के बाप को इस शादी के लिए राजी कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अय्यूब अली अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करना चाहता? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। जी, अभी तक तो ऐसा ही है, वो जुस्पुस होते हुए बोला, लेकिन मुझे यकीन है कि वो आपकी बात टाल नहीं सकेगा। अगर नासरा मेरी बीवी बन गई तो मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगा जनाब। इंसान की ये फितरत है कि वो 10 अशिया में से अपने मतलब और फ़ायदे की चीज़ उठा लेता है। खादिम हुसैन भी इससे इस वक्त यही कह रहा था और कर भी रहा था, इसलिए उसकी सोच की सुई नासरा को अपनी दुल्हन बनाने पर टिक सी गई थी। हालांकि खतीजा बीबी के सामने मैंने अय्यूब अली को समझाने की बात ज़िम्नन की थी और खादिम हुसैन को थाने बुलाने के हवाले से मेरा फोकस इस नुक्ते पर था कि अय्यूब ने खादिम हुसैन के खिलाफ मुझसे शिकायत की थी और मैं इसी सिलसिले में खादिम हुसैन से पूछताछ का इरादा रखता था। सच्ची बात यह कि मैंने नजरिया ज़रूरत के तहत ये चाल चली थी, वरना हकीकत आपको भी मालूम है कि नासरा के बाप ने मुझसे किस किस्म की कोई शिकायत नहीं की थी। एक बात और बताओ खादिम हुसैन, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। एक घर में शादी की रौनकें उरूज पर हैं, दूल्हा बिल्कुल तैयार बैठा है और बारात की रवानगी में चंद मिनट बाकी हैं। इसी वक्त शादी वाले घर में दूल्हा के किसी करीबी रिश्तेदार में से किसी का इंतकाल हो जाता है। मेरे ख्याल में पहले फौशशुदा शख्स को दफनाया जाएगा या दूल्हे की बारात को रवाना किया जाएगा। पता नहीं वो मेरे सवाल की गहराई को समझ पाया था या नहीं। बहरहाल उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया, जाहिर है पहले मरने वाले बंदे की लाश को दफन किया जाएगा, बस तो फिर तुम फिलहाल नासरा के ख्याल को जहन से निकाल दो। क्या आप क्या कह रहे हैं जनाब? वो तड़प कर बोला। मैं हमेशा के लिए तुम्हें नासरा को भूलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने वजाहत करते हुए कहा, बस चंद रोज़ की बात है। लेकिन हमारे घर में तो किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई। उसने उलझन ज़दा अंदाज में मेरी तरफ देखा। मेरे अम्मा अब्बा तो सही सलामत हैं, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखो खादिम हुसैन, मैंने धीमे लहजे में उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, एक घर तो वो है जिसमें तुम अपने माँ बाप के साथ रहते हो, इसके अलावा तुम्हारा एक और घर भी है। उसकी उलझन सिवा हो गई। इस तरह भी लहजे में पूछने लगा, मेरा दूसरा घर कौन सा है थानेदार साहब? तुम्हारे दूसरे घर का नाम है वारिस नगर, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जहाँ तुम पूरे गांव वालों के साथ रहते हो और इसी घर में तुम्हारी मोहब्बत नासरा भी मौजूद है। क्या तुम वारिस नगर को अपना घर तस्लीम करने के लिए राज़ी नहीं हो? महबूब की गली का तो कुत्ता भी अजीज़ अज़जान होता है। मैंने बड़ी होशियारी और महारत से नासरा की ज़ात का इस्तेमाल किया था। खादिम के पास इनकार की कोई गुंजाइश बाकी ना रही। गर्दन को असबाती जुम्बिश देते हुए उसने तवाना लहजे में कहा, जी बिल्कुल, मैं तस्लीम करता हूँ कि वारिस नगर मेरे घर की मानिंद है। यहाँ बसने वाले हर शख्स को मैं अपना समझता हूँ। तुम्हारी इन्हीं अपनों में से एक शख्स सिद्दीक भी था, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। गुज़िश्ता रोज़ खेतों में उसकी गर्दन कटी लाश मिली थी और आज असर के बाद उसकी तदफीन है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जब तक मैं सिद्दीक के कातिलों को गिरफ्तार ना कर लूँ, हम नासरा के मौजू को एक तरफ रख देते हैं। मैं समझता हूँ तुम बआसानी चंद रोज़ के लिए नासरा को भूलकर मेरे साथ भरपूर ताउन करोगे। मैं आपके साथ क्या ताउन करूँ जनाब? वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखते हुए बोला, तुम बहुत काम के आदमी हो खादिम हुसैन, मैंने नर्म लहजे में कहा। मुझे पता चला है कि तुमने सिद्दीक के कातिल को वक़ुआ वाली रात खेतों में से निकलते देखा था, है ना? मैंने दानिस्ता अल्फाज को घुमा फिराकर उसके सामने रखा था ताकि उसका रिएक्शन देख सकूं। हालांकि सिद्दीक की बेवा कुलसुम ने मुझे मुख्तलिफ बात बताई थी। मेरी बात पर खादिम हुसैन इस तरह उछला जैसे किसी ने बेखबरी में उसकी पसलियों में कोई सुई चुभो दी हो। ताज्जुब खेज नज़र से मुझे देखते उसने बेसाख्ता पूछा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आपको ये बात किसने बताई है थानेदार साहब? सिद्दीक की बेवा कुलसुम ने, मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमा कर जवाब दिया। वो झूठ बोल रही है, उसने बरहमी से कहा। मैंने पूछा, फिर सच क्या है? मैंने तो सिद्दीक के बड़े भाई हनीफ को खेतों में से निकलते देखा था, उसने बताया। अगली सुबह इन्हीं खेतों में सिद्दीक की लाश पड़ी मिली थी। ये भी तो हो सकता है कि हनीफ ही ने सिद्दीक को मौत के घाट उतारा हो,
मैंने खादिम हुसैन के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए एक और चाल चली। ये नामुमकिन तो नहीं? ये दोनों भाइयों में ईंट कुत्ते का सा भेद था। तुम इस बारे में क्या कहते हो? मैं भला क्या कह सकता हूँ थानेदार साहब, वो लुकनज़दा लहजे में बोला। मैंने जो देखा वो आपको बता दिया है, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। खादिम हुसैन की आंखों और ज़बान में मुझे तज़ाद की झलक नज़र आई। मैं चंद लम्हात तक उसे घूरता रहा, फिर खासे संगीन लहजे में कहा, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ कि तुम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानते, लेकिन अगर बाद में मुझे पता चला कि तुमने मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की है तो मैं तुम्हारी खाल खींचकर उसके अंदर भुस भरवा दूंगा। वो थूक निकलते हुए बोला, जी। तुमने बकुआ की रात कितने बजे हनीफ को इन खेतों से निकलते देखा था जहाँ अगली सुबह सिद्दीक की गर्दन कटी लाश दरियाफ्त हुई थी? मैंने अपने सवालात में तेज़ी लाते हुए इस्तफसार किया। मेरे ख्याल में इस वक्त रात के 9 और 10 बजे का कोई टाइम था। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया। तुम इस वक्त खेतों में क्या कर रहे थे? मैंने पूछा। सिद्दीक की बेवा कलसुम ने मुझे बताया था कि मकतूल सिद्दीक ने 14 अक्टूबर को शाम से थोड़ी देर पहले चमनाबाद जाने के लिए घर से निकलना था, यानी 5 और 6 बजे के दरमियान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिद्दीक की मौत 14 अक्टूबर की रात 8 और 10 बजे के दरमियान वाक़ई हुई थी। मकतूल के घर से रवाना होने और मौत को गले लगाने में 3 से 4 घंटे का वक्त हायल था। अगलब इम्कान इसी बात का था कि इस दौरान में मकतूल गहरी बेहोशी में रहा होगा। मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ थी सरकार, खादिम हुसैन ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया। मैं रफ़े हाजत के लिए उधर गया था। तुम्हारा नूरपुर का दौरा कैसे रहा? अचानक मैंने ज़ाविया सवालात में तब्दीली लाते हुए पूछा। अच्छा रहा जनाब, वो गड़बड़ाए हुए अंदाज में बोला। नूरपुर में मेरी मासी सफ़िया रहती है, मैं इसी से मिलने गया था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने खादिम हुसैन की उंगलियों की तरफ देखते हुए सवाल किया, तुम्हारे दोनों हाथ खाली नज़र आ रहे हैं, क्या तुम्हें अंगूठी वगैरह पहनने का शौक़ नहीं है? नहीं सरकार, वो अपनी दोनों मुट्ठियों को खोलने बंद करने के बाद उंगलियों को घूरते हुए बोला, मुझे मुंदरियों का कभी शौक़ नहीं रहा। मुझे जाए वारदात से चांदी की एक मर्दाना अंगूठी मिली है। मैंने खादिम हुसैन के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए आम से लहजे में कहा। हो सकता है जी, वो अंगूठी कातिल की उंगली से निकलकर वहाँ गिर गई हो, खादिम हुसैन ने इज़्तिरारी लहजे में कहा। मेरा भी यही ख्याल है। मैंने अपनी मेज़ की दराज खोलते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, मैं वो अंगूठी तुम्हें दिखाता हूँ, मुमकिन है इस अंगूठी को देखकर तुम्हें कुछ याद आ जाए। फिर मैंने लाजोर जड़ी चांदी की वो अंगूठी दराज में से बरामद करके खादिम हुसैन के सामने मेज़ पर रख दी। मज़कूर अंगूठी पर निगाह पड़ते खादिम हुसैन की आंखों में शनासाई की चमक नमूदार हुई। अगले ही लम्हे वो सरसराती हुई आवाज़ में बोल उठा, थानेदार साहब, ये अंगूठी तो मैंने हनीफ के हाथ में देखी है। मैं जब भी उसकी दुकान से कुछ सौदा लेने गया, अंगूठी उसके सज्जे हाथ की एक उंगली में मुझे नज़र आई। खादिम हुसैन ने अंगूठी के हवाले से बहुत बड़ा इंकिशाफ कर डाला था। हनीफ की अंगूठी का जाए वक़ुआ से मिलना और इसका मौका वारदात पर पाया जाना इसी जानिब इशारा करता था कि सिद्दीक की अलमनाक मौत का ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हनीफ ही था। तुम पेट के कैसे हो? मैंने खादिम हुसैन से पूछा। मेरे इस अचानक सवाल पर उसने बड़े रसान से जवाब दिया, अब मेरा पेट बिल्कुल ठीक है जनाब। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम पेट के हल्के हो या मजबूत? मैंने सिर पिटाए हुए लहजे में कहा, अभी हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हुई है इसे हिफाजत के साथ अपने अंदर छुपा कर रख सकते हो? जी बिल्कुल, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। थानेदार साहब, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अगर कोई तुमसे पूछे कि मैंने तुम्हें थाने क्यों बुलाया था तो कोई भी बहाना कर देना, मगर असल बात किसी को नहीं बताना। जी मैं समझ गया, वो मजबूत लहजे में बोला। और जब तक सिद्दीक का कातिल मेरी गिरफ्त में नहीं आ जाता तुम वारिस नगर से बाहर कदम नहीं निकालोगे, मैंने ताकीदी अंदाज में कहा। मैं जब भी ज़रूरत महसूस करूँगा तुम्हें थाने बुला लूँगा। जो हुक्म जनाब, वो अतात गुजारी से बोला। आपने मुझे जो समझाया है मैं इसके मुताबिक अमल करूँगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगा। शाबाश, मैंने तारीफी अंदाज में कहा। खादिम हुसैन को रुखसत करने के बाद मैंने कांस्टेबल अब्बास अख्तर को अपने पास बुलाया। वो हवलदार के पास बैठा मेरे इशारे का मुंतज़िर था। मैंने थोड़ी देर पहले उसे वारिस नगर भेजने के बारे में सोचा था
مگر خادم حسین سے ہونے والی گفتگو کے بعد میں نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ عباس اختر میرے پاس حاضر ہوا تو میں نے اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میرے خاموش ہوتے ہی وہ جوش بھرے لہجے میں بولا، کبیر احمد سے پوچھ تاچھ کی تو اب ضرورت نہیں، میں جا کر سیدھا مقتول کے بڑے بھائی حنیف کو اٹھا لاتا ہوں۔ ابھی نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر میں اس کے چھوٹے بھائی کی تدفین ہے، اسے اطمینان سے ان معاملات کو نپٹانے دو، ہم کل صبح اس پر ہاتھ ڈالیں گے، اور اس وقت تک اگر اسے پتہ چل گیا کہ اس کی انگوٹھی ہمیں جائے وقوع سے ملی ہے تو وہ محتاط ہو جائے گا۔ عباس نے ایک اہم پہلو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عین ممکن ہے کہ وہ گرفتاری کے خوف سے کہیں غائب ہو جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا عباس اختر، میں نے کانسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پورے اعتماد انداز میں کہا، یہ بات ابھی تک میرے، تمہارے اور خادم حسین کے درمیان ہے۔ اس حوالے سے میں نے خادم حسین کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے، جب تک میں اسے اجازت نہ دوں وہ اپنی زبان پر تالا ڈال کر رکھے گا۔ باقی رہ گئے ہم دونوں، تو ہم بھلا کسی کو کیوں بتائیں گے؟ تب تو ٹھیک ہے، وہ ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ پھر ہم اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر بات کرنے لگے۔ 17 اکتوبر کی صبح میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر حنیف کو تھانے بلا لیا۔ وہ اس اچانک بلاوے پر خاصا الجھا ہوا نظر آتا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے چوبی بینچ پر بیٹھنے کو کہا اور ہلکے پھلکے انداز میں بات چیت کا آغاز کیا۔ صدیق کی تدفین خیر و عافیت سے ہو گئی ہے نا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر سوال کیا۔ جی تھانے دار صاحب، اس نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ یہ بات تو تمہیں پتہ ہی چل گئی ہوگی کہ تمہارے بھائی کو 14 اکتوبر کی رات 8 اور 10 بجے کے درمیان موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی، یہی سننے میں آیا ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ گفتگو کے دوران میں نے بطور خاص اس کے ہاتھوں کا بھی جائزہ لیا۔ مجھے اس کے دائیں ہاتھ کی رنگ فنگر میں عقیق جڑی چاندی کی ایک انگوٹھی دکھائی دی۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کا یمنی عقیق تھا۔ میں نے تھوڑا آگے جھک کر رازدارانہ انداز میں استفسار کیا، حنیف، کیا تمہاری خواہش ہے کہ میں صدیق کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچاؤں؟ اس میں کیا شک ہے تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہمارے آپسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ صدیق کی موت سے مجھے دلی صدمہ پہنچا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اس کمینے شخص کو گرفتار کر کے اسے عدالت سے عبرتناک سزا دلوائیں۔ بات کے اختتام تک وہ خاصا جذباتی ہو گیا تھا۔ اس اثنا میں نے اس کے چہرے سے ایک لمحے کے لیے بھی نظر نہیں ہٹائی تھی۔ میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، حنیف، میں تمہاری یہ خواہش پوری کر سکتا ہوں، لیکن میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو وہ متذبذب لہجے میں پوچھ بیٹھا، لیکن کیا تھانے دار صاحب؟ لیکن یہ کہ، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، اس کام کو انجام دینے کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت پیش آئے گی۔ میں بھلا آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ بس اتنا کہ تم مجھ سے سچ بولنے کا وعدہ کر لو۔ میں نے ابھی تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا سرکار، وہ لجاجت آمیز انداز میں بولا۔ آپ مجھ سے کون سا سچ سننا چاہتے ہیں؟ بس میں تم سے جو سوال کروں اس کا بالکل درست جواب دینا، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، جی پوچھیں۔ 14 اکتوبر کی رات کو 8 اور 10 بجے کے درمیان تم کہاں تھے؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، آپ کا مطلب ہے کہ جس وقت صدیق کو قتل کیا گیا؟ بالکل، میرا یہی مطلب ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں اپنے گھر میں تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ شام ہونے کے ساتھ ہی میں نے اپنی دکان بند کر دی تھی اور گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ پھر میں نے زاہدہ اور سفیان کے ساتھ مل کر رات کا کھانا کھایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ تم مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ، میں نے حنیف کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا، تم اپنی پرچون کی دکان بند کر کے جب اندر گئے تو پھر اگلی صبح سے پہلے تم نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا؟ یہی حقیقت ہے تھانے دار صاحب، اس نے متوحش نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ صدیق کی المناک موت کے حوالے سے مجھ پر کسی قسم کا شک کر رہے ہیں۔ تمہارے محسوسات غلط نہیں ہیں حنیف، میں نے واشگاف الفاظ میں کہا،
तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है और मैं इस वक्त सिद्दीक के कत्ल की तफ्तीश ही कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए यहाँ बुलाया है। मुझ पर शक करने की कोई वजह तो होगी, वो नीम एहतिजाजी लहजे में बोला। क्या आप इस बुनियाद पर सब कर रहे हैं कि मेरे और सिद्दीक के दरमियान ताल्लुकात बहुत कशीदा थे? हमारे लड़ाई झगड़े का मामला चंद रोज पहले आप तक पहुंचा था। एक वजह ये भी है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, लेकिन इससे ज़्यादा ठोस सबब एक और भी है। कौन सा सबब थानेदार साहब? 14 अक्टूबर की रात लगभग 9:30 बजे तुम्हें इन खेतों में से निकलते देखा गया है जहाँ पर 15 अक्टूबर की सुबह सिद्दीक की लाश पड़ी मिली थी। मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला। आप एक नामुमकिन बात कर रहे हैं। ये बात आपको किसने बताई है? मैं अपने मुखबिर का नाम तुम पर जाहिर नहीं कर सकता हनीफ, मैंने एक ख़ास हिकमत अमली इख्तियार करते हुए ठोस अंदाज में कहा। मुझे तुम्हारा मबनी बर हकीकत जवाब चाहिए, हाँ या ना? ना, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बड़े एतमाद से बोला। मैं चंद लम्हात तक टटोलती हुई निगाह से उसकी आंखों और चेहरे की कैफियत का जायज़ा लेता रहा। मुझे वहाँ पर हैरानी, परेशानी और उलझन तो दिखाई दी, लेकिन एहसास जुर्म का शायबा तक नज़र न आया। इस सूरत हाल ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हनीफ, बेहतर होगा कि तुम पसपाई इख्तियार कर लो। मेरे पास एक ऐसा ठोस सबूत भी मौजूद है जो जाए वारदात पर तुम्हारी आमद व जामद को जाहिर करता है। ऐसा कौन सा सबूत है थानेदार साहब? वो हद दर्जा परेशान लहजे में पूछ बैठा। हनीफ के सवाल के जवाब में मैंने अपनी मेज़ की दराज में से लाजोर जड़ी चांदी की अंगूठी निकालकर इसे दिखाते हुए पूछा, ये तुम्हारी ही है ना? जी, उसने इस बात में जवाब दिया। यह अंगूठी मुझे सिद्दीक की लाश के किनारे पड़ी मिली थी। मैंने कदरे सख्त अंदाज में कहा, अगर तुम वहाँ नहीं गए थे तो तुम्हारी ये अंगूठी इस जगह कैसे पहुँच गई? चंद रोज़ पहले मैंने अपनी ये अंगूठी साईं बाबा को दी थी, वो फंसी फंसी आवाज़ में बोला। मैं नहीं जानता कि ये अंगूठी साईं बाबा से उधर खेतों में कैसे पहुँच गई। कौन साईं बाबा? मैंने कड़े लहजे में दरियाफ्त किया। हनीफ ने मेरे सवाल के जवाब में बताया कि साईं बाबा एक मलंग टाइप का इंसान था। सुर्ख आंखें, दाढ़ी, सर के बेतरतीब बढ़े हुए बाल, लिबास मेला कुचेला और पाँव जूतों से बेनियाज। उसने अपने हाथों की 8 उंगलियों और 2 अंगूठों में दर्जनों अंगूठियाँ पहन रखी थीं, जिनमें 9 ब 9 के नगीने जड़े हुए थे। इस बाबा ने शीशम के एक दरख्त के नीचे डेरा जमा रखा था। मज़कूरा दरख्त वारिसनगर से बाहर इस कच्चे रास्ते के किनारे पर वाक़ था जो मगरबी सिमत में मौजा चमनाबाद की तरफ जाता था। वकूआ इस दरख्त से ज़्यादा दूर नहीं था। साईं बाबा को सब लोग साईं बाबा या महज साईं जी कहकर बुलाते थे। कोई भी बंदा बशर इसके असली नाम से वाकिफ़ नहीं था और किसी को ये भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ से आया है। वो चंद माह पहले अचानक इस इलाके में नमूदार हुआ था और शीशम के इस दरख्त के नीचे जमकर बैठ गया था। हनीफ की फराहम करदा ये मालूमात बड़ी सनसनीखेज थीं। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में इससे पूछा, तुमने अपनी अंगूठी साईं बाबा को क्यों दी थी? वो अपनी उंगली में मौजूद यमनी अकीक वाली अंगूठी की जानिब इशारा करते हुए बोला, मैं लाजोत वाली अंगूठी को हमेशा इस उंगली में पहना करता था। चंद रोज़ पहले मैं साईं बाबा के नज़दीक से गुजरा तो उसने आवाज़ देकर मुझे रोक लिया और कहा, तुमने जो अंगूठी पहन रखी है वो तुम्हारे सितारों के हिसाब से मुआफिक नहीं है। अगर तुमने इस अंगूठी से जान नहीं छुड़ाई तो तबाह व बर्बाद हो जाओगे। थानेदार साहब, मैं एक सीधा साधा देहाती आदमी हूँ। मैं सितारों और इनकी चालों के बारे में कुछ नहीं जानता। अलबत्ता तबाही और बर्बादी का मतलब मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मैं साईं बाबा की बात सुनकर डर गया। मैंने घबराहट भरे अंदाज में उससे पूछा, हुजूर, मैं इस अंगूठी से किस तरह छुटकारा हासिल करूँ? तुम ये अंगूठी निकाल कर मुझे दे दो, मैं खुद ही इसे ठिकाने लगा दूंगा। वो अपनी सुर्ख आंखों से मुझे घूरते हुए बोला, इसके बदले में मैं तुम्हें दूसरी अंगूठी देता हूँ, तुम वो पहन लो। इस अंगूठी के ज़ेरे असर तुम्हारे कारोबार में बरकत पैदा हो जाएगी और तुम्हारी बीवी और बेटे पर कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। साईं बाबा को हमारे गांव में आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन वारिसनगर के अक्सर लोग इनसे अकीदत रखते हैं और अपने मसाइल के हल के लिए वो साईं बाबा की खिदमत में हाज़िरी देते रहते हैं। इसी पस मंज़र में मैंने साईं बाबा की बात को बहुत अहमियत दी और अपनी लाजोर वाली अंगूठी को उतार कर
اس کے حوالے کر دی۔ اس کے بدلے میں سائیں بابا نے مجھے یہ انگوٹھی دی جو اس وقت میری انگلی میں پہنی ہوئی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میری لاجور والی انگوٹھی سائیں بابا سے جائے بہادر تک کیسے پہنچ گئی۔